प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, न्यू भाऊपुर खुर्जा खंड प्रदेशवासियों के लिए है प्रसन्नता का विषय। कहा, यह नया सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कर देगा कम। प्रदेश सरकार ने नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन की जारी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलने की आशंकाओं के बीच सरकार ने लोगों से घरों में ही जश्न मनाने की है अपील। और 1 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण नियमों में होगा बदलाव। चेक पेमेंट सिस्टम, कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट, म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में बदलाव, फास्टैग लगवाना अनिवार्य होने के साथ साथ बदलेंगे कई अन्य नियम। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। EDFC का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र OCC का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि आज हम आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में EDFC के परिचालन नियंत्रण केंद्र भी भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के आधुनिक सेंटर में से एक है। इसमें इस्तेमाल तकनीक को भारतीयों ने ही तैयार किया है। मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी ये इसके बाद है, नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है। भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। इसके बाद ये हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया
रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। साथियों, बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। उसमें ये नहीं थी। रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है। भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को देश भर से व्यापक समर्थन मिल रहा है। सोमवार को एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री से देश भर से आए तकरीबन 300 किसानों ने मुलाकात कर समर्थन जताया और केंद्र सरकार के कदमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बातचीत होगी। कृषि सुधारों पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का केंद्र सरकार को समर्थन का दौर जारी है, तो सुधारों के विरोध में बैठे किसानों और सरकार के बीच बुधवार को वार्ता होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में देश भर से आए किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर सहित देश भर से आए तकरीबन 300 किसानों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में सरकार का समर्थन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान का सम्मान हमारे मन में है। जो कानून आए वो किसान की समृद्धि के लिए आए, जो कानून आए खेती को समृद्ध करने के लिए आए। कार्यक्रम में मौजूद किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए इन्हें जारी रखने की अपील की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मैं करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नया काम नहीं है। देश के 15 प्रदेश में किया जा रहा है। किसी किसान की जमीन नहीं छीनी गई। इस तरह की अफवाहें उड़ाने वाले लोग किसानों के मित्र तो नहीं हो सकते। भारत वर्ष के किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा। उन्हें दलाली व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। उनकी फसल का उनको वाजिब मूल्य मिल सकेगा। जो भी कानून आए हैं वो सब कानून सब ठीक है और इस कानून से कोई भी नुकसान नहीं है, ना किसी किसान को कोई नुकसान है। जो भी बवंडा पूरे देश के अंदर हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद की जाती है कि इन कृषि सुधार कानूनों के लागू होने से न केवल अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। इस बीच बुधवार को कृषि सुधारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में किसानों ने वार्ता का न्योता स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 तारीख को बातचीत के लिए हामी भरी थी। अब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता के लिए आए। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस वार्ता से हल निकलेगा। जो बिल है इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।
पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड आज राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये सेंटर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये सेंटर रेलों की गति बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ी की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और समय की बचत होने के साथ ही रास्ते में माल खराब होने से भी बच सकेगा। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका ये सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। 4 क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का ये उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। सोमवार को देश के चारों राज्यों में कोविड टीकाकरण के ड्राई रन का पहला दिन था और अब तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण देने का पूरा तंत्र बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। साथ ही राज्यों से कई सुझाव भी केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हैं, जिस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए नवंबर में जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है। एक और जहां कोविड के मामलों में कमी आ रही है, तो वहीं देश में वैक्सीन को लेकर काम तेजी से जारी है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,77,301 हो गई है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.72% हो गई है। एक महीने से अधिक समय से रोजाना नए मामलों की तुलना में दैनिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या अब बढ़कर लगभग 98 लाख हो गई है।
रिकवरी दर भी अब बढ़कर 95.83% हो गई है। ठीक हुए मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों में अंतर लगातार बढ़ते हुए 95,05,368 हो गया है। देश में रोजाना होने वाली मरीजों की मौत में लगातार गिरावट हो रही है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 107 है, जो दुनिया में सबसे कम है, जबकि वैश्विक औसत 224 है। इस बीच वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाने की तैयारियां अब अपने आखिरी पड़ाव में है और इसी के तहत देश में टीकाकरण की व्यवस्थाओं के सटीक आकलन और इसमें आने वाली चुनौतियों को जानने के लिए सोमवार को ड्राई रन शुरू हुआ, जो 29 दिसंबर को भी चलेगा। जिन राज्यों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया है वे हैं पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इस दौरान वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज से लेकर लोगों को लगाने तक की सभी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है, ताकि टीका वितरण से पहले प्रक्रिया की खामियों को दूर किया जा सके। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण का नया स्वरूप स्ट्रेन मिला है। संक्रमण के इस नए स्वरूप को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और सरकार ने अपनी लैब को अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में भी जनवरी के अंत तक जीन सीक्वेंसिंग की जांच शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में अभी जीन सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल पुणे भेजने का ही विकल्प है, लेकिन KGMU में राज्य की पहली कोरोना टेस्ट लैब शुरू हुई थी और यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने बिना BSL 3 लैब के टेस्टिंग में रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें अब तक 9 लाख से अधिक कोरोना जांच किए जा चुके हैं, मगर अभी यहाँ पर कोरोना वायरस के मौजूदा स्वरूप की ही जांच की सुविधा है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में ज्यादातर विकास कार्य सपा सरकार में हुए और भाजपा सरकार इन विकास कार्यों का अपने ऊपर श्रेय लेती है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पास के देवी पाटन मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी लड़ाई को और गरीबों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करेंगे। ऐसे सभी लोगों का, जिसमें सबसे प्रमुख मसूद आलम खां, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ लालचंद गौतम जी, खुशीराम पासवान जी के सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत कर करके बधाई देता हूं कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए। समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों को इतनी खुशी इस बात की, गर्व है कि समाजवादी विजन पे ये सरकार चल रही है। बताइए आप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बसपा से निष्कासित 2 नेता, पूर्व विधायक रमेश गौतम और मसूद खान ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा भी सपा में शामिल हुई। इस बार नववर्ष के जश्न पर भी कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिलेगा। नववर्ष पर होने वाले आयोजनों के लिए पुलिस प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आला अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। पत्र में उन्होंने प्रत्येक जनपदों में नववर्ष के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए। फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता होगी। नया साल 2021 आने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। नए साल की जश्न की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कोरोना काल के बीच नया साल प्रदेशवासी, विशेष तौर पर इस बात का खुलासा लखनऊ वालों ने इस तरह से किया कि वो कैसे मनाएंगे। See, the economic is completely hampered, and as you many of our family members have expired due to corona, have suffered a lot, and as we can see around how the people are scared to be there in the crowd. So I hope that in 2021 our vaccines we are going to have that vaccine so that we can face the crowd the way we used to have the normal life previously. बहुत दुखद रहा
क्योंकि हम अपने पिताजी से मिल नहीं पाए, इस कोरोना की वजह से आ नहीं पाए और टिकट हमारी कैंसिल करनी पड़ी और अंतिम समय हम मिल नहीं पाए उनसे, आखिरी यात्रा में भी आ नहीं पाए उनकी। के बारे में क्या अपेक्षा है? आने वाला साल सबके लिए सुखमय हो, सुखदमय हो और सब सुखी रहे, यही मेरी इच्छा है। जल्दी ही मुझे लगता है कि अपने इंडिया में भी और विश्व के कुछ अन्य देशों में भी इस कोरोना की वैक्सीन का इजाद किया जा चुका है। जल्दी ही लोगों को लगना शुरू हो जाएगी ये वैक्सीन, और वैक्सीन मुझे लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ये वैक्सीन बहुत इस कोरोना में कारगर साबित होगी और हम इस कोरोना को हरा करके नए सिरे से 2021 में अपने देश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। 1 जनवरी 2021 इस नई तारीख और नए साल के साथ कुछ नियम भी बदल जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर हर भारतीय पर पड़ेगा। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नए साल में नई परेशानियों का सामना ना करना पड़े और साल बदलने से पहले इन नए बदलावों की आपको जानकारी हो। कुछ मुख्य बदलावों के संबंध में पेश है ये रिपोर्ट। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था यानी पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक पेमेंट के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों की दोबारा पुष्टि करनी होगी। हालांकि ये खाता धारक पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाने जा रही हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनो, MG दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं फ्रिज बनाने वाली कंपनियां भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को 2 गुना चार्ज करना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के ढांचे में बदलाव होगा। फंडर को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। 1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। यह निर्णय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लिया गया है। देश के छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी GST फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 GST R3B और 4 GST R1 रिटर्न भरना होगा। आने वाली 1 तारीख के बाद कुछ एंड्रॉयड और iOS फोन्स पर WhatsApp काम करना बंद कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा। तो ये हैं कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे।
यास्मिन फारूकी के इनपुट के साथ पूजा श्रीवास्तव, डीडी न्यूज यूपी। प्रदेश में बैंकों और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता व अत्याधुनिक किए जाने का प्रयास शुरू हो गया है। नए वर्ष में बैंकों का सुरक्षा घेरा कड़ा किए जाने के लिए उन्हें सीधे यूपी 112 से जोड़े जाने की योजना है। इस संबंध में बैंकों से शाखाओं व एटीएम की लोकेशन का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है, जिससे उन्हें यूपी के 112 के डाटा बैंक से जोड़ा जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से बैंकों की सुरक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की और इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। बैठक में लखनऊ और कानपुर बैंकों की सुरक्षा के लिए समुचित शाखाओं में पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। बैंकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखने तथा डीबीआर को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी शाखा प्रबंधकों की रहेगी। फिरोजाबाद में दिव्यांगजनों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को बैटरी युक्त मोटर ट्राई साइकिल दिए जाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एवं परिवहन विभाग के आरआई द्वारा 59 दिव्यांगों का फिजिकल परीक्षण किया गया, जिनमें 37 दिव्यांग उक्त साइकिल को चलाने में सफल हुए, जिन्हें करीब 35,000 रुपए कीमत की मोटर ट्राई साइकिल दी जा रही है। इसमें 25,000 रुपए सरकार की तरफ से व शेष लाभार्थी को देना होगा। इससे अब दिव्यांगजन दूर दराज भी आसानी से जा सकेंगे और यात्रा करने में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी अनुपम राय ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 159 प्राप्त हुए, जिनमें 59 आवेदन पूर्ण व सही पाए गए, जिनका मेडिकल व फिजिकल परीक्षण किया है, जिनमें 37 लाभार्थी सफल हुए हैं, जिन्हें शीघ्र ही मोटर ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। शुरू की गई है, जिसमें दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें हमारे यहाँ पे पोर्टल पे ऑनलाइन 159 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से जिनके बिल्कुल सभी कागज़ पूरे थे, ऐसे 59 पात्र आवेदक पाए गए, जिसको आज इनका डॉक्टरी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। उसमें से 37 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो कोई भी वाहन चलाने के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने के लिए सक्षम पाए गए हैं। जो दिव्यांगजन है उनका यहाँ पर सुटेबिलिटी टेस्ट हो रहा है कि सक्षम है कि नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। तो सरकार की तरफ से जो इनको फ्री जो ट्राई मोटरसाइकिल जो मिलने वाली है, तो उसका जो है यहाँ पे मतलब फिजिकली इनका जो है भौतिक रूप से टेस्ट लिया जा रहा है। हम दिव्यांगों बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो हम दिव्यांग किसी के चलते थे, अभी तो 3-4 साल नहीं मिलती, तो 8 साल हमें मोटरसाइकिल साइकिल मिल रही है। सरकार के द्वारा जो हमें जो ट्राई साइकिल दी जा रही है, इससे हम अपनी समस्याओं का थोड़ा सा निवारण होगा, वहाँ हम दूर के काम आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे ट्राई साइकिल को दे रही है हमें सरकार, जिसका हम बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। जैसे सरकार हमारे बारे ये भी सोच रही है कि विकलांग ज़्यादा दूर दराज से काम नहीं कर सकता, वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा अपने अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। नए साल की शुरुआत में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 5 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम में होने वाले इस बदलाव के कारण नए साल के पहले हफ्ते में पारे में गिरावट के साथ ठिठुरन, गलन और सर्द हवा लेकर आने की संभावना है। प्रदेश में प्रशासन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका में अलर्ट है। प्रशासन अब लापरवाही करने वालों के खिलाफ फिर से सख्त कार्रवाई करेगी। बिना मास्क के टहलने वालों के खिलाफ संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी और खरीदारों के दुकानों में बिना मास्क के दाखिल होने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने सोमवार को लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त सर्विलांस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए नगर निगम, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर मास्क, शारीरिक दूरी समेत कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित कराएंगी। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, न्यू भाऊपुर खुर्जाखंड प्रदेशवासियों के लिए है प्रसन्नता का विषय। कहा, यह नया सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कर देगा कम। प्रदेश सरकार ने नववर्ष के जश्न को लेकर गाइडलाइन की जारी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलने की आशंकाओं के बीच सरकार ने लोगों से घरों में ही जश्न मनाने की है अपील। और 1 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण नियमों में होगा बदलाव। चेक पेमेंट सिस्टम, कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट, म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में बदलाव, फास्टैग लगवाना अनिवार्य होने के साथ साथ बदलेंगे कई अन्य नियम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।